और इसके बाद 14 अगस्त 1947 को भारत का पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच। टेम्पोररी आपके प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, सेम उसी प्रकार आपका पिट्स इंडिया एक्ट है। 1688 एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस, आई होप कि आपको ये पता होगा कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल हमारे भारतीय संविधान का जो पहला पेज है, जो आर्टिकल 15 है, वो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, मतलब इन सभी के बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे और ये देखेंगे कि भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना और इसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय संविधान जब बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं या जो भी शेड्यूल्ड और पार्ट है वो कितने थे और कितने हैं अभी, और साथ साथ में भारतीय संविधान में जो भी राइट्स है वो किस देश से लिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी को जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मुख्य रूप से आर्टिकल्स हैं जो हमें याद करने होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। लिखा गया है द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया डिफाइंस पावर, राइट एंड ड्यूटीज adopted on 26 November 1949 and implemented on 26 January 1950। हम सब जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो शुरू हुआ 9 दिसंबर 1949 से बनाना, और इसको करीब 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा बनाने में। साथ में हम ये देख लेते हैं कि जब भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ उसमें कितने मेंबर थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 389 मेंबर थे जब भारतीय संविधान बन रहा था। और देखिए संविधान बनना शुरू हुआ कब, 1946 में 6 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, और इसके बाद 14 अगस्त 1947 को भारत का पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में जो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वो भारत से पाकिस्तान को चले गए। तो इसके जो मेंबर थे वो 389 से करीब 299 हो गए। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत का संविधान शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ, और 9 दिसंबर को एक टेम्पोररी बोल लीजिए, टेम्पोररी आपके प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। सच्चिदानंद सिन्हा एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और आफ्टर 3 डेज हम देखेंगे, आफ्टर 3 और 4 डेज 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ और कौन कौन से मेंबर थे और कितने मेंबर थे आफ्टर पार्टीशन, कितने मेंबर बचे, और इसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे और बाद में परमानेंटली प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका इस संविधान को बनाने में करीब 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। अप्रॉक्स आप 3 साल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये भारतीय संविधान कैसे बना। लिखा गया है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान है क्या? आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ संविधान क्या है, तो आप ये बताइएगा कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है या एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें इस देश को या किसी देश को चलाने के लिए जो लॉ और कानून होते हैं वो मेंशन होता है। तो बोला गया है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का सुप्रीम लॉ है, उसके ऊपर कोई नहीं है, भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। फिर लिखा गया है डिफाइंड पावर्स, राइट एंड ड्यूटीज। ये क्या करता है, जितने भी लोग सत्ता में है या जिसके पास भी पावर है उसके पावर को डिफाइन करता है कि किसी व्यक्ति के पास पावर है तो वो कितना पावर है।
एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास पावर दिए गए हैं, तो वो प्रेसिडेंट का पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उसके पास कितने पावर है, वो कौन कौन से कार्य कर सकता है। आप आगे पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है इमरजेंसी के लिए, जिसका नाम है ऑर्डिनेंस। मतलब कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, साथ ही साथ वो ऑर्डिनेंस का सहायता ले सकता है। आप देखिएगा जो भी लॉ और कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट में पहले उसका डिस्कशन होता है, फिर पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट पास करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है जो इसको डिफाइन करता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, अगर वो चाहे तो रातों रात कोई भी नियम या कानून डिक्लेयर कर सकता है, या किसी की फांसी रोक सकता है, या भारत देश में इमरजेंसी को लगा सकता है। तो ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। उसीलिए बताया जा रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, किसी एक व्यक्ति कौन जो सत्ता में हो, जिसके पास पावर हो, उसके पावर को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लिखा गया है राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब कि अधिकार और कर्तव्य। एक नागरिक होने के लिए किसी देश का जो एक नागरिक होगा तो उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं और उसके कौन कौन से ड्यूटीज होते हैं। मानते हैं कि भारतीय संविधान को बहुत सारा अधिकार दिया है, अधिकार दिया है बोलने का, अधिकार दिया है समानता का, अधिकार दिया है मतलब कुछ जीने का, ठीक है। तो भारतीय संविधान तो हमको अधिकार दे दिया, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है इस संविधान के लिए, इस पूरे देश के लिए, वो भी संविधान में लिखा गया है कि एक नागरिक होने के फर्ज से उसका क्या क्या कर्तव्य बनता है। उन सभी बातों को फंडामेंटल ड्यूटीज में हम क्लियर करेंगे, और क्या अधिकार है एक नागरिक के पास, वो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डिबेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा है डिफाइंस पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक का या हर किसी एक व्यक्ति का जो पावर उसके पास है उसके पावर को डिफाइन करता है। आई होप कि आपको ये पूरा जो स्लाइड है जिसमें इंट्रोडक्शन था वो समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं जो अगला स्लाइड है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कि जब हमारा भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ तो उसके कौन कौन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलते हैं, मतलब कौन कौन सा प्रूफ मिलता है जो इसको सेटिस्फाई करता है कि भारत में संविधान होना जरूरी है, क्योंकि एक संविधान एक देश को चलाता है, ठीक है। तो लिखा गया है जो पहला एक्ट था उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो कि लाए थे ब्रिटिश, इस बात को याद रखिएगा, जो कि ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। और इसमें ये था कि जो ब्रिटिश थे वो ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो पावर ओवरथ्रो करे पूरे और ओवर इंडिया पे, ठीक है। हम जानते हैं कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को मजबूत करते गए, जिसका नाम आप देखेंगे कि 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बंगाल में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावर कंकर कर चुका था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटिश क्या किए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप में एक डॉक्यूमेंट बना दिए जो इसको ये डिक्लेयर करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पावर होगा कि वो क्या करेगा कि इस भारत देश को ओवरथ्रो करेगा, मतलब कि रूल करेगा इस पे, ठीक है। अगला है ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रूफ देता है कि भारत देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है। जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, सेम उसी प्रकार आपका पीट्स इंडिया एक्ट है जो कि 1784 में आया, ठीक है। इसमें भी वही था। इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पावर दिया गया, लेकिन वो पावर बहुत ही ज्यादा था। इसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा कि जिस सुप्रीमेसी पे वो है, जिस रीजन में है, उसको वो रूल करेगा। लेकिन इसमें था पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें देखिए इंडिया लिख दिया गया, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो उस प्रोविंस के साथ साथ जो पूरा देश है उस देश को भी वो रूल करेगा। ये पीट्स इंडिया एक्ट में था। उसके अगला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप देखेंगे कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, और वो जो पहला रिवोल्ट था वो पूरे ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसके
लेकिन उसके बहुत सारे लिमिटेशन थे, उसमें नेशनलिज्म की भावना का कमी था और लोग एक दूसरे से यूनाइट नहीं थे। जो भी लोग लड़ रहे थे वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए हम देखते हैं अल्टीमेटली 1858 में क्या करते हैं, ब्रिटिश रिबैक करते हैं और पूरे इंडिया पे अपना रूल करते हैं। लेकिन 1858 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन वो डायरेक्टली क्या करता है, इस पावर को अपने हाथ में ले लेता है। मतलब कि उस ब्रिटेन में जो राजा या रानी होंगे वो क्या करेंगे, इंडिया को वहां से रूल करेंगे, ठीक है। और वो क्या करना शुरू किए, कुछ गवर्नर या जनरल गवर्नर को भेजना शुरू किए जो कि उनके अंडर में पपिट बन के रहेगा और ये शासन ब्रिटेन से चलाया जाएगा। फिर लिखा गया है फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा जो था, ये आप जो भी देखे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें कुछ ना कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाए गए थे जिससे ये साबित होगा कि देश में या भारत देश में जो भी लोग या किसी के पास पावर दिया गया है तो वो पावर कितना है, इसको कोई ना कोई रूल करवा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्राफ्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो किसी देश को चला रहा है। यहाँ से हमारे जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि देश बना, संविधान बना, तो संविधान का जो फाउंडेशन था, जो जड़ था, वो यहीं से निकल के आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि क्या लिखा गया है। इस स्लाइड में लिखा गया है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान जब बना तो कैसे बना। लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946। ये वीडियो के शुरू में हम आपको बता दिए थे कि 9 दिसंबर को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ 1946 को, जिसके टेम्पोररी जो प्रेसिडेंट थे वो आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने, जो कि 9 दिसंबर को बने, और 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट, ठीक है। 13 दिसंबर को बनते हैं ये, 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि भारत का जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको बताना है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने, और उसके करीब 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंटली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आगे लिखा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब संविधान को जब बनाने का बात हुआ, मतलब उसको ड्राफ्ट कौन करेगा, तो उसके जो चेयरमैन थे वो बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कुछ टीम भी थे, ठीक है। ये उसके क्या थे, चेयरमैन थे, और इनके अंडर में बहुत सारे लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, बना रहे थे। टाइम टेकन 2 ईयर 11 month 18 days, ठीक है। आपको ये याद रखना है 2 साल 11 महीना 18 दिन, जो कि पूरे संविधान को बनाने में समय लगा था। अगला स्लाइड में देखते हैं क्या। यह स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का जो संविधान बना उसके कौन कौन से सोर्स हैं, मतलब कि जो भी राइट्स या जो भी हमारे भारत में लॉज है, भारतीय संविधान में जो भी लॉज है वो किस देश से अडॉप्ट किए गए हैं उसको बताया जा रहा है। देखा गया ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले पूरे देश में ब्रिटेन में ही शुरू हुआ था, जो कि आप देखेंगे 1688 एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस, आई होप कि आपको ये पता होगा कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या होता है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में शुरू हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो कि 1688 में शुरू हुआ था, और इसे हम कहीं कहीं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन मतलब वह क्रांति जहाँ पे कोई खून नहीं बहा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जब ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें जो वहाँ के वो थे कैथोलिक और एक तरफ आपके थे प्रोटेस्टेंट। इन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड किया गया। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना जिसमें ये दोनों आकर के डिबेट्स करेंगे और जो भी देश को चलाने का बात होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में एडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन से। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अगला है USA से लिया गया फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो बताता है फंडामेंटल राइट्स को। और फंडामेंटल राइट्स करीब आपके आर्टिकल 14 से लेके, ठीक है, आर्टिकल 32 तक बताया जाता है। आर्टिकल ऐसे तो 12 से लेके 35 तक होता है, लेकिन आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, ये डिफिनीशन को डिक्लेयर करता है। ठीक है, आगे देखिए, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी आप समझिएगा ध्यान से, डीपीएसपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका बताया जाता है पार्ट 4 में, इसको भी याद रखना है। पार्ट 4 आपको बताता है डीपीएसपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका शुरू होता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी देश है, इसका मतलब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कोई भी स्टेट जो लॉ बना रहा है अपने वेलफेयर के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए, वो आपका आता है डीपीएसपी में। ठीक है, मतलब हर देश के पास या हर देश के जो नेता है जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसके पास ये राइट है कि जब इलेक्शन होगा तो वो बहुत सारे मैनिफेस्टो दे सकता है। मैनिफेस्टो कहने का मतलब कि वो बहुत सारा वादा कर सकता है, जैसे कि हम आएंगे, मतलब कोई जो शासन में होगा, मतलब कोई एक जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो बताता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो करप्शन को दूर कर देंगे। अब एक मैनिफेस्टो हो गया, अब वो सत्ता में आने के बाद वो खत्म करेगा या नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डीपीएसपी है ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये नॉन इन्फोर्सेबल होता है। ठीक है, नॉन इन्फोर्सेबल कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जाके केस नहीं कर सकते हैं कि आपके सरकार ने ये वादा किया था कि जब आप आएंगे तो करप्शन दूर कर देंगे, लेकिन करप्शन और बढ़ चुका है। तो इसमें डीपीएसपी मतलब उसमें जो सत्ता में सरकार है उसकी कोई दोष नहीं है, ये बताता है आपका पार्ट 4। और डीपीएसपी मतलब वो नॉन इन्फोर्सेबल होता है और साथ ही साथ नॉन जस्टिबल होता है। नॉन जस्टिबल, एक सेकेंड यहाँ भी लिखा है, नॉन जस्टिबल मतलब कि वो वहाँ पे न्याय मिले या न्याय ना मिले, मतलब कि वो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे न्याय मिलना ही है। ठीक है, तो डीपीएसपी पे नॉन इन्फोर्सेबल होता है, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपका आर्टिकल 36 से 51 बताता है डीपीएसपी। डीपीएसपी होता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है, मतलब हर एक सरकार जो कि सत्ता में आता है वो बहुत सारे मैनिफेस्टो देता है, और वो जो वादा करता है शायद वो इसलिए करता है कि वो स्टेट को वेलफेयर करे और स्टेट को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करे। तो हर स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इस डीपीएसपी को बनाया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। आई होप कि आपको डीपीएसपी समझ में आया होगा। आगे लिखा है कनाडा। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये देखिए, इसको भी देख लेते हैं। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म बोल दीजिए। ठीक है, फेडरलिज्म जो विचारधारा है इसमें ये होता है कि पावर को डिवाइड किया जाता है, शेयरिंग ऑफ पावर। एक सेकंड क्लियर कर देते हैं। आपका जो फेडरलिज्म होता है इसमें होता है शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग दी ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन है। आपका पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपका है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में आपका 3 ऑर्गन है। जो पहला है उसका नाम है लेजिस्लेचर, दूसरा जो है उसका नाम है एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो उसका नाम है जुडिशियरी। मतलब देखेंगे आप, पावर को डिवाइड कर दिया जा रहा है। एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा, लॉ मेकिंग का काम करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा।
एग्जीक्यूशन का अर्थ ये होता है उसको पालन करवाएगा, और तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, उस पर जस्टिफिकेशन करेगा, मतलब कि वो सच में उस लॉ और कानून को पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई कौन करेगा, ये जुडिशियरी करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फेडरलिज्म क्या होता है, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि आपका दो लेवल पर होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। आपको फेडरलिज्म हम किसी और टॉपिक में बता देंगे। आगे देखिए कि जो फेडरलिज्म, जो ये फेडरल सिस्टम है वो आपका लिया गया कहाँ से, कनाडा से। याद रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन, और फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड, और फेडरल सिस्टम लिया गया है कनाडा से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में लिखा गया है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसको बता रहा है। पहला लिखा गया है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लार्जेस्ट होता है, गलती से टाइप हो चुका है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ वर्ल्ड में सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो बताइएगा अमेरिका का या यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे लिखा गया है सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तीनों बातों को बताता है कि वो सॉवरीन है। सॉवरीन के कहने का तात्पर्य यह है कि उसके पास अपना डिसीजन लेने का हक है, ठीक है। सॉवरीन का मतलब ये होता है कि कोई भी देश या राष्ट्र जब अपना डिसीजन खुद ले सकता है, जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, उसे हम सॉवरीन बोलते हैं। तो हमारा भारत देश सॉवरीन है। फिर लिखा गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट उस विचारधारा को बोलेंगे समाज के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा और पूरे समाज को एक माना जाएगा, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट। तो भारत एक सॉवरीन सोशलिस्ट देश है, और साथ साथ सेकुलर। इस वर्ड को कभी मत भूलिएगा, ठीक है, सेकुलर, क्योंकि सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, एक सेकंड, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी देश या राष्ट्र सभी धर्मों को टोलरेट करे, मतलब सभी धर्मों को माने। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई एक धर्म हो। भारत देश एक सेकुलर कंट्री है जहां पे हर धर्मों को समान रूप से माना जाता है। आगे लिखा गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा भारत देश एक गणतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। आगे लिखा गया है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारे भारत देश में इस जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रोल दिया गया है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से जो भी न्याय है वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी किसी के दबाव में, या तो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, मतलब किसी के दबाव में, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो उसके दबाव में वो ऐसा ना हो कि न्याय को अन्याय में बदल दे, ठीक है। तो हर जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंट राइट है। हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इस पर कोई भी दबाव नहीं दे सकता और वो निष्पक्ष न्याय करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भारत का। आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। लिखा गया है द प्रीएम्बल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल। हमारे भारतीय संविधान का जो पहला पेज है वो ये बताता है कि भारत का प्रीएम्बल क्या है, भारत का प्रस्तावना क्या है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज कर दिया है। लिखा गया है इंट्रोड्यूस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमारे संविधान को परिचय कराता है कि हमारा संविधान कितना महान है और उसमें कौन कौन से गुण लिखे गए हैं। पहला जो लिखा गया है वो है जस्टिस, मतलब कि हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार है, ठीक है। अगला जो लिखा गया वो है लिबर्टी, मतलब हर व्यक्ति को आज़ादी और स्वतंत्रता की अधिकार है। लिबर्टी एक लिबर शब्द से बना है। लिबर का अर्थात होता है आज़ादी या फ्रीडम, ठीक है। आगे लिखा गया है इक्वालिटी, मतलब हर व्यक्ति इक्वल है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। फिर लिखा गया फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा, मतलब इस देश में हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी धर्म से हो या किसी छोटे कास्ट से हो, उन सभी के बीच में एक ऐसी भावना है, एक ऐसा संबंध है जो इस भाईचारा को बताता है। तो हमारा देश महान ऐसा ही नहीं है, हमारे देश को महान बनाता है हमारे देश का प्रीएम्बल, हमारे देश को महान बनाता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया।
आगे देखिए लिखा गया है रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द इंडिया। ये भारत के आइडियल्स को बताता है कि पूरे विश्व में भारत कैसा है। वही बात कि मतलब जो भी लोग अपना योगदान दिए इस संविधान को बनाने के लिए, वो एक ऐसा संविधान बना के चले गए जिससे पूरे देश में कोई पीछे नहीं कर सकता या इस पे कोई आप कमी नहीं दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार। हर एक व्यक्ति का क्या मौलिक अधिकार होना चाहिए, एज अ सिटीजन उसके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स बताता है। फंडामेंटल राइट उस राइट को बोलेंगे जो कभी कोई सरकार या तो वापस ना छीन सके या उसे हटाया ना जा सके। आप देखेंगे जो राइट्स होते हैं अधिकार, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल, एक होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसे बोलेंगे जो संविधान में जो भी राइट दिया है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और एक होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट उसे बोलेंगे जो कभी वापस ना लिया जा सके, वो एक बार दे दिया गया है, उससे कोई भी प्रावधान ना हो कि उसे हटाया जा सके, और ये हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी। आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक बताया जाता है राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। फिर लिखा गया है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि का आर्टिकल 19 बताता है, और 19 से 21 तक राइट टू फ्रीडम है। फिर है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जो आपका अधिकार है उसे बताता है। फिर है राइट टू रिलीजन। रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, जो कि आपको बताता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये बताता है कि भारत देश में जो भी व्यक्ति है उसे अपने धर्म को बढ़ाने का या उसे अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ 4 राइट्स दे दिए गए हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन पहले 7 था। पहले एक और राइट था इसके अंदर जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटा दिया गया है जो कि एक फंडामेंटल राइट्स था, और ये आपका हटाया गया 1976 42nd अमेंडमेंट। इसको इसलिए हटाया गया क्योंकि हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अधिकार हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यह आपके मौलिक अधिकार से नहीं जुड़ा हुआ है। अब बताइए अगर सरकार हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी देने लगे, मतलब हर व्यक्ति के पास अपना प्रॉपर्टी हो और ये नेसेसरी कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार को रूल करने में दिक्कत होगा। उसे कोई भी सड़क बनवाना होगा या उसे कोई भी डेवलपमेंट का काम करना होगा, तो वो उस व्यक्ति से परमिशन लेगा जिसका वहाँ पे रास्ता पड़ जा रहा है, जमीन पड़ जा रहा है। अब व्यक्ति बोले कि हम अपना जमीन नहीं देंगे, तो उस रास्ते को फिर से मोड़ना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, खर्च होगा। तो उसीलिए क्या किया गया, इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, जो कि अभी 300 क्लाउज ए आर्टिकल 300 क्लाउज ए बताता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। एक नागरिक होने के लिए आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस बात को इस ड्यूटीज में बताया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 51 क्लाउज ए बताता है। लिखा गया है एडेड बाय दी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट आपका हुआ था 1976 में और 1976 में हुआ था, ठीक है, जो कि बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। लिखा गया है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे भारतीय संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं जो कि हर नागरिक को मानना चाहिए। लिखा गया रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल, मतलब आपको भारतीय संविधान का और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको मानना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पे नेशनल एंथम बज रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करें, वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, मतलब जब तक वो नेशनल एंथम चल रहा है, आप अटेंशन में रहें, आपको ये रहे कि आप अपने देश को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते पे कोई फ्लैग गिरा हो। अब ऐसा नहीं है कि वो फ्लैग भारत देश का हो या किसी धर्म का फ्लैग हो या किसी हिंदू या मुस्लिम या कोई भी फ्लैग गिरा हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसका रिस्पेक्ट करें और उसे पहले सीधा लहराएं, क्योंकि हर एक कम्युनिटी, रिलीजन और देश का जो फ्लैग होता है वो उसकी शान होता है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, और यही सारा चीज दिया गया है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में, मतलब आपके मौलिक कर्तव्य में। आई होप कि आपको ये समझ में। अब लिखा गया है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक मिनट देखिएगा पहले। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट
गवर्नमेंट और एक होता है आपका लोकल लेवल गवर्नमेंट। हमारे देश में 3 रूप से पावर को डिवाइड किया गया है, 3 स्तर पर पावर को डिवाइड किया गया है। पहला है आपका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। यूनियन लेवल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है प्रेसिडेंट, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। फिर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो भी कानून बनता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जाते हैं और बोलते हैं कि कल से हम ये लागू कर दिए, कल से 500 का नोट बंद हो गया, कल से ये हो गया, मतलब वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है। और इसे हम बोलते हैं, जो पीएम होते हैं, ये हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होते हैं। ठीक है, और आपके प्रेसिडेंट क्या होते हैं, और आपके प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनली हेड होते हैं वो। ठीक है, आगे लिखा है पार्लियामेंट। आपको जो पार्लियामेंट है जो कि दिल्ली में अभी मौजूद है, अभी तो ऐसे बना दिया गया है इसको, तो ये जो पार्लियामेंट है इसमें 2 सदन है, यानी कि 2 हाउस है। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस में आपके यहाँ राज्यसभा, लोअर हाउस में आपके यहाँ लोकसभा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। हम देखते हैं इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, मतलब हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से सुधार किए गए उसको देखते हैं। लिखा गया 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा जो हमारे भारत का प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, जिसमें आपको देखिएगा सेकुलरिज्म को लाया गया, साथ ही साथ सोशलिज्म को भी लाया गया। ठीक है, तो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें प्रियम्बल में 2 चीज ऐड ऑन किए गए, जिसका नाम था सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, तो भारत हमारा सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म को टॉलरेट किया जाता है, इसलिए सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया और साथ ही साथ सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया। मतलब हमारा भारत एक सोशल रिफॉर्मर है जो समाज को सुधारते रहेगा और हर व्यक्ति को समाज में इक्वल मानेगा। ठीक है, तो भारत में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड ऑन किया गया। उसके बाद है 44th अमेंडमेंट, ये आपको हुआ था 1978 में, जिसमें इमरजेंसी रिफॉर्म किए गए। मतलब इमरजेंसी के समय कौन कौन से कानून होने चाहिए वो किया गया था इमरजेंसी रिफॉर्म्स 44th अमेंडमेंट 1978 में। अगला जो है वो है 93rd और 94th अमेंडमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक है, ये 93rd आपका हुआ था 1993 में और ये हुआ था आपका 1994 में। 17th जो अमेंडमेंट है वो आपका हुआ था 1993 और 74th जो अमेंडमेंट है वो आपका किया गया था 1994। ठीक है, इसी से आपका हुआ था ये जो 1993 था, इसमें आपका शुरू हुआ था पंचायती राज जो कि राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक है, जो कि राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक है, राजस्थान से पंचायती राज शुरू किया गया, जो कि आपका 73rd अमेंडमेंट 1993 में शुरू हुआ। ठीक है, और 74th अमेंडमेंट जो कि 1994 में हुआ, इसे शुरू किया गया था म्युनिसिपैलिटी आज आप जो देखते हैं वो आपका 1994 में शुरू किया गया 74th अमेंडमेंट के तहत। और म्युनिसिपैलिटी शुरू किया गया था आपका तमिलनाडु से, याद रखना है। म्युनिसिपैलिटी शुरू किया गया कहाँ से, तमिलनाडु। कब शुरू किया गया, तो 1994 जो कि 74th अमेंडमेंट हुआ था। और पंचायती राज शुरू हुआ था आपका राजस्थान से, जो कि 1993 में 73 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दिए गए हैं वो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अब लिखा गया है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, मतलब बहुत जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो बताता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, मतलब कि एक राष्ट्र की या एक राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए वो बताता है आर्टिकल 12। आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल जो 13 है वो बताता है जुडिशियल रिव्यूज, मतलब कि जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कौन कौन से रिव्यू लेना चाहिए उसको बताता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आर्टिकल 15 है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, मतलब इन सभी के बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 बताता है।
अगला आर्टिकल 16 जो बताता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप किसी भी सेक्टर में काम क्यों ना कर रहे हो, आपके साथ इक्वली काम कराया जाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है और 8 घंटा काम करना मतलब कि निश्चित किया गया है, ठीक है, और आपसे 10 घंटा कोई काम करवा रहा है तो वो आपके इस इक्वल अपॉर्चुनिटीज को हनन कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करा सकते हैं। आर्टिकल 17 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है। अगला है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ता का अधिकार। अगला है आर्टिकल 21 जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको जीने का अधिकार, और आपके जो पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है कि आपका जो पर्सनल भावना है उसमें आप स्वतंत्र हैं, आप अपना जो भी काम करेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी निर्णय खुद से ले सकते हैं, ये बताता है आर्टिकल 21। फिर आर्टिकल 21 क्लाउज ये बताता है राइट टू एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपका ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 15 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 44 बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 51 क्लाउज ए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। फिर देखिए लिखा गया 52 बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आर्टिकल 110 मनी बिल, ठीक है। फिर आर्टिकल 1 to 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर आपका होता है प्रेसिडेंट के पास, मतलब वो रातों रात क्या कर सकता है, कोई भी बिल पास कर सकता है, रातों रात वो आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है। अगला लिखा गया आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, जो कि इसी में आता है ऑर्डिनेंस के तहत, वो कोई भी आपातकाल लागू कर सकता है रातों रात, ठीक है। फिर देखिएगा आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो आपके कौन कौन से राइट होंगे, अरेस्ट वारंट मांगिए, 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उस थानेदार के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल 25 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बताता है राइट टू रिलीजन, ठीक है। अगला आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि आपको अगर लगता है कि संविधान में कुछ ना कुछ कमी है या कुछ PIL करना चाहिए, PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत आप आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिए गए हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। आगे लिखा गया है कंक्लूजन। आपका वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है, अब कंक्लूजन देख लीजिए कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या जाने हैं वो बताया जा रहा है। आप जान चुके हैं कि बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो भारतीय संविधान है वो इस डेमोक्रेसी की, इस लोकतंत्र का बैकबोन है, मतलब रीढ़ का हड्डी है। अगर इस संविधान ना हो तो हमारा डेमोक्रेसी बढ़िया से नहीं चल पाएगा, ठीक है। फिर लिखा गया प्रोटेक्ट राइट एंड फ्रीडम, वो हमारे या लोगों के या जनता के राइट्स यानी अधिकार और उसके जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा संविधान। फिर लिखा है इंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया शब्द है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब इतने बड़े विविधता में भी हमारा भारत देश एक है, उसी को बताता है हमारा संविधान। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा इस वीडियो लेक्चर से। अगर आपको हेल्प हुआ है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।